Hello friends, today your second class environment. I recorded the environment video but it was muted, so I am recording it again. UNFCCC जो है आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका COP 28 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28। तो एज अ पार्टी हर साल मतलब एवरी है देयर इज ए मीटिंग, तो हम उस मीटिंग को COP बोलते हैं। तो COP 26 आपका ग्लासगो में हुआ था, यूके। COP 27 आपका शर्म शेख, इजिप्ट। ठीक है, वैसे ही आपका COP 28 हुआ है UAE में। ठीक है, तो देयर इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। उस कॉन्फ्रेंस में हम लोग डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंस क्या 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 इसमें नए नए चीजें आई हैं, क्या क्या पुराने टॉपिक से उस पर बात किया गया है। ठीक है, तो एक तरह से एक टर्निंग पॉइंट इसे माना जा रहा है, क्योंकि इसमें टर्निंग पॉइंट फॉर सेवरल रीजन, जिसमें एक इम्पोर्टेंट है स्टेज लाइक फॉसिल फ्यूल फेज आउट, लॉस एंड डैमेज फंड could be decisive factor toward the more sustainable future। ठीक है, तो लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर हम बात करेंगे आगे आने में। ठीक, इंक्रीज द एम्बिशन एंड एक्शन while challenging the remain। स्कोप 28 रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एम्बिशन एंड कमिटमेंट कंपेयर टू द प्रीवियस कॉन्फ्रेंस। INDC हम पढ़ते हैं, COP 15 पेरिस में आया था, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इसका ये मीनिंग है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अगर कोई कंट्री करती है, जैसे इंडिया का है, वैसे वैसे हर कंट्री को एक INDC देना पड़ेगा, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसे अपडेट कर दिया गया है, मतलब इसमें जो टारगेट्स है, टारगेट को चेंज किया गया है, अपडेटेड INDC आ गया, जिसमें चीजों को और एम्बिशियस और एक्शनेबल हम लोग भी हैं कि ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल आपको क्लाइमेट चेंज मैनेज करना। थर्ड पॉइंट है इक्विटी एंड कोलैबोरेशन। इक्विटी काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट मोस्ट ऑफ द जो कार्बन जो पॉल्यूशन है, तो उसमें या क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो इफेक्ट है ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। हम मानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय से हो रहा है, तो वेस्टर्न कंट्री, यूएसए एंड अदर यूरोपियन कंट्री आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इसमें इक्विटेबल बर्डन होना चाहिए डेवलप कंट्री के ऊपर एंड डेवलपिंग कंट्री के ऊपर। जैसे आपका चाहे ज्यादा टारगेट नहीं होना चाहिए डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि उनको स्टिल नीड ऑफ ग्रोथ। डेवलपिंग कंट्री को क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए। ओके, इंडिया रोल क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन। इंडिया एक्टिव पार्टिसिपेट इन नेगोशिएशन, एडवोकेटिंग इक्विटी रिडक्शन एंड कोलैबोरेशन। जब से लास्ट गवर्नमेंट काफी सारे इनिशिएटिव लिया गया इंडिया के अंदर, जैसे IS हो गया, इंडियन सोलर अलायंस हो गया, अभी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जैसे इंडिया अभी G20 के अंदर इंडिया बायोफियर अलायंस, सॉरी इंडिया नहीं, इंटरनेशनल इंटरनेशनल बायोफियर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडियन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बहुत सारे ऐसे अलायंस इंडिया बना रही है, जिसमें क्या होगा कि आपको क्लाइमेट को टैकल करने, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में इजी होगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन एग्जाम बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम लिख देंगे, IBA, ISA, CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस। तो CDRI ये सब एक्टिव पार्टिसिपेशन इंडिया के लिए अपने तरफ से प्रपोज कर रही है कि नए नए इंस्टीट्यूशन, नए नए फ्रेमवर्क बनाया जाए टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ठीक है, GCI। इंडिया प्रपोज अभी इस बार हुआ है GCI का प्रपोजल COP 28 में। इनिशिएटिव टू क्रिएट a carbon sink through the afforestation and generate green credit for environmental action। ठीक है, मिशन लाइफ आपका पुराना है, जिसमें लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट।
ठीक है। तो इसमें लाइफ स्टाइल और इन्वायरमेंट में क्या है कि अगर डेली बेसिस पे अगर कोई हम हैबिट हैबिट चेंज करते हैं जो सस्टेनेबल ग्रोथ या सस्टेनेबल इन्वायरमेंट के लिए है, जैसे कि एग्जांपल में हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे इन एनी फॉर्म। ठीक है। जो हम गंदगी फैलाते हैं, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है। तो एक कंसेप्ट होता है नज, नज थ्योरी, वैसे बिहेवियर इकोनॉमी बोलते हैं इसे। तो बिहेवियर इकोनॉमी में ये होता है कि अगर अपने लाइफ अपने बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं आप, तो उससे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम चेंज सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो नर्स थ्योरी के बेसिस पे कंसेप्ट है मिशन लाइफ का है, चाहे स्वच्छ भारत अभियान का है, चाहे स्वच्छ भारत मिशन का है, एसबीएम में ऑल आर थिंग्स ऑफ बिहेवियर चेंज। ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्लास्टिक कप की जगह आपको कुल्हड़ यूज करना है, प्लास्टिक प्लेट्स की जगह आपको बनाना लीव्स यूज करना है। तो सस्टेनेबल जो भी मटेरियल है, जो भी रिसर्कुलर इकोनॉमी रिसाइक्लेबल है, उसको हमको यूज करना चाहिए। ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, एक तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एट द सेम टाइम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा। Promoting the sustainable lifestyle globally at the human dimension, climate action। क्लाइमेट एक्शन आपका एसडीजी, देखिए अब कोई भी एग्जाम में आएगा, तो कोई भी एग्जाम यूपीएससी हो, पीएससी हो, तो उसमें एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल काफी इन्वायरमेंट है, देयर इज 17 एसडीजी। तो क्लाइमेट एक्शन इज एसडीजी नंबर 13। तो आपको हर टॉपिक को एसडीजी से रिलेट करना है, क्योंकि जो भी हमारे यूएन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो भी टारगेट बनाती है, उसको एसडीजी को ध्यान में रख के बनाती है। फोकस ऑन इक्विटी एंड कॉमन, सीवीडीआर जिसे बोलते हैं, कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिया एम्फेसाइज ऑन डेवलप नेशन, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सपोर्ट फॉर द डेवलपिंग कंट्री। सीवीडीआर क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल में आया था 1997 में। इसके अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर मैं वही बताया था कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबल जो है, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबल मतलब सिंस द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, 17 सेंचुरी से क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब से आया, तो वेस्टर्न कंट्री में तब से कार्बन एमिशन का इंक्रीज हो गया, मैकेनाइजेशन, कार्बन एमिशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइनिंग, ये सब ग्रोथ हुआ तब से है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये कंट्री तो क्या है कि इनके पास पैसे हैं, तो दे कैन इजीली शिफ्ट टू द न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें ग्रीन सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके, जैसे कार्बन न्यूट्रल कोई टेक्नोलॉजी है। तो अगर वो सेम टेक्नोलॉजी क्या होता है कि पुअर कंट्री, चाहे डेवलपिंग कंट्री, चाहे एलडीसी रीच डेवलप कंट्री के पास नहीं होता है, तो दे आर वेरी कॉस्टली अफेयर्स। इंडिया में क्या है कि टेस्ला कार नहीं है, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी महंगी महंगी कंपनियां जिसकी गाड़ियां नहीं है, जो इलेक्ट्रिक पे चलती हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉस्टली है। ठीक है। तो हम इन्फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ, इंडिया को भी फोर्स नहीं कर सकते, इंडिया को भी कार्बन न्यूट्रल बनाना है 2050 तक। इंडिया ने अपना टारगेट 2070 दिया है कार्बन न्यूट्रल का, बट बाकी जो यूएन का टारगेट है, बाकी देशों के टारगेट है, दे आर टारगेटिंग 2050। ठीक है। तो सीबीडीआर का यही मतलब है कि कॉमन, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमन है। कॉमन मतलब टारगेट है तो आपका कॉमन है कि आपको क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है या कार्बन एमिशन को कम करना है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल मतलब कि जो डेवलप कंट्री है उनको ज्यादा है, तो डेवलपिंग कंट्री लेस है कंपेयर टू डेवलप कंट्री। रिन्यूएबल एनर्जी लीडरशिप, India showcased the ambitious renewable energy plan and effort to decarbonize its economy. Since 2014, India is heavily focused on the solar energy. 2014 के आसपास यहाँ 2 गीगावाट था, आज के दिन में 72 गीगावाट ओनली सोलर एनर्जी है। इंडिया ऑलरेडी टारगेट 40% जो था आपका रिन्यूएबल एनर्जी का, मतलब टोटल कंपोजिशन ऑलरेडी अचीव।
ऑलरेडी अचीव हो गया, जो एनडीसी के अंदर हमने दिया था टारगेट की 40% आपका जो एनर्जी मिक्स है वो कार्बन न्यूट्रल मतलब रिन्यूएबल सोर्स रहेगा, वो 42% ऑलरेडी अचीव हो गया। तो इसको बढ़ा के अपडेटेड में 50% कर दिया गया है। ओके, तो लेट्स सी कि क्या क्या नए नए प्रपोजल्स या हाईलाइट्स आए हैं COP28 के अंदर। पहला लॉस एंड डैमेज फंड, काफी ज्यादा न्यूज में था, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो। इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए बातें की गई कि लॉस एंड डैमेज फंड को बनाया जाए और इसको ऑपरेशनलाइज किया गया। तो इसका पर्पस बेसिकली है कि आपका कोई भी कंट्री बेसिकली जो लो आइलैंड नेशंस होते हैं या डेवलपिंग कंट्री है, कोई भी कंट्री अगर फेस करती है क्लाइमेट की वजह से प्रॉब्लम, तो उसको कंपेंसेट किया जाए। तो बेसिकली द पर्पस इज टू कंपेंसेट एनी कंट्री इज फेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसमें कोई भी कंट्री हो सकती है। मोस्टली जो होती है डेवलपिंग कंट्री या स्मॉल आइलैंड नेशन, जो लो आइलैंड नेशन होते हैं वो फेस कर रहे हैं ज्यादा। वर्ल्ड बैंक सर्व एज इंटरिम होस्ट फॉर द 4 year, डेवलपिंग कंट्री एलिजिबल टू अप्लाई, voluntary contribution encouraged. Specific percentage earmarked for LDC and small island developing LDC SIDS small island developing states या nation। ठीक है, तो इनके लिए परसेंटेज ईयरमार्क कर दिया गया है। बाकी जो वर्ल्ड बैंक है वो 4 year के लिए इंटरिम होस्ट है। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है डेवलपिंग कंट्री का, और कंपेंसेट करेगा कोई भी कंट्री अगर फेस करे क्लाइमेट चेंज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। ग्लोबल स्टॉक टेक्स्ट जीएसटी, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया गया। फिफ्थ आइटरेशन, एट प्रपोज स्टेप टू लिमिट द टेम्परेचर टू राइज 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या बोलते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो व्हाट वाज द टेम्परेचर बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल बोलते हैं। उससे ज्यादा हम 1.5 डिग्री का टारगेट रखते हैं कि 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं हो उनका टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर हो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का। टू द मैक्स लेवल में कभी कभी 2 डिग्री भी बोल रहे हैं कि अगर टारगेट नहीं चाहिए तो 2 डिग्री तक इंक्रीज हो सकता है। इंक्लूड द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बिल्डिंग, तो जो बेसिकली सोलर एनर्जी, बाकी जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ट्रिपल करना, 3 गुना करना, और कोल को फेज डाउन करना। बेसिकली सेम चीज है। इफ यू गोइंग टू फेज डाउन द कोल, पहले क्या करें, हम रिन्यूएबल कंपोजिशन बढ़ाएंगे तो जो कंपोजिशन कोल का है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें 50% रिन्यूएबल बढ़ाते रहिएगा तो कोल अपने आप कम होता रहेगा। Emphasize on the net zero emission technology acceleration and transitioning from the fossil fuel, तो fossil fuel से ट्रांजिट होकर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ shift करेंगे। Transition away from the fossil fuel, nearly 200 countries agree to transit uh, away from the fossil fuel energy system. First time commitment signaling the global dedication to breaking away from the fossil fuel। बेसिकली जो हम लोग कोल वगैरह पर डिपेंडेंट है, चाहे कोई भी फॉसिल फॉसिल बेस्ड अगर एनर्जी पे हम डिपेंडेंट है तो उससे शिफ्ट करना है, रिन्यूएबल एनर्जी करना है। Developing country express the dissatisfaction, emphasizing the adherence to the nationally determined contribution। INDC बोलते हैं इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अपडेटेड, अब इसे अपडेट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो आपका स्टैटिक क्वेश्चन नहीं होगा। मीथेन इमिशन एंड डेवलपिंग कंट्री, ऑपोजिशन to mandate on the methane emission, especially from the agriculture and livestock. No specific target for methane emission cut in 2020. India not part of GMP. Global Methane Pledge. It was proposed by the USA to reduce the methane by 30% by 2030. India did not sign. India is not a part of it. उन्होंने बना क्या था, क्योंकि इंडिया क्या है,
एग्रीकल्चर बेस्ड। तो अगर एग्रीकल्चर बेस्ड कोई इकोनॉमी है तो उसमें क्या होगा कि कार्बन एमिशन और मीथेन एमिशन हाईएस्ट होता है, तो उसमें होगा ही, तो इंडिया ने पार्ट इसका नहीं बना। डेवलपिंग कंट्री कॉल फॉर द रिच नेशन टू अचीव द नेगेटिव कार्बन एमिशन। एक ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव है, तो इसमें क्या है, इंडिया इज मेंबर। ओके, जीएमपी का नहीं है, इसका स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, उसमें है तो स्पेसिफिक टारगेट, तो इसलिए उसका मेंबर नहीं है। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इफिशियंसी प्लेज, वही था, 3 गुना करना है, 3 टाइम 3x करना है रिन्यूएबल एनर्जी को। कूलिंग प्लेज करना है, 66 नेशनल गवर्नमेंट कमिट टू रिड्यूस कूलिंग रिलेटेड एमिशन बाय एटलीस्ट 60% ग्लोबल बाय 2050। सीएफसी एंड अदर जो गैसेस होती है जो हम बेसिकली का रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में यूज करते हैं, उसके बारे में बातें हो रही है कि अगर उसको फेज आउट करेंगे तो इट विल रिड्यूस द 68% ऑफ द कार्बन एमिशन ड्यू टू कूलिंग कूलिंग डिवाइसेस। क्लाइमेट फाइनेंस, wealthy nation owned developing country USD 500 billion in 2025 and the new collective quantified goal for climate finance. Call for the new goal before 2025 is starting USD 100 billion per year and increase the USD 1.5 trillion by 2030. Global goal on adaptation. एक होता है adaptation and होता है mitigation. The draft text introduced to enhance the climate change adaptation, addressing the water scarcity, resilient agriculture and health impact. ठीक है, तो एट द सेम टाइम जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी ट्रिपलिंग कर रहे हैं, 3 टाइम कर रहे हैं, हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी भी 3 टाइम कर रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी कहीं कहीं रिन्यूएबल माना जाता है, कहीं कहीं नहीं माना जाता। इंडिया में इट्स नॉन फॉसिल बेस्ड, नॉन फॉसिल है बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ, नॉन फॉसिल में आता है बट नॉट पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसका भी टारगेट है कि 3x करना है, 3 टाइम करना है। Powering past coal alliance. Coalition working on a transition from unrated coal power to clean energy. Welcome new member and call for the cleaner energy alternative. Coal transition accelerator. फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया नॉलेज शेयरिंग पॉलिसी डिजाइन, फ्रांस फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर जस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम कोल टू क्लीन एनर्जी। तो एक जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव भी है, लास्ट टाइम आया था, उसमें यही था कि कोल से आपको क्लीन एनर्जी में ट्रांसिट होना है। चैम्प है कोलिशन फॉर हाई एम्बिशियस मल्टी लेवल पार्टनरशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन। 65 national governments signed a commitment to enhance the cooperation with the sub-national government in climate strategy. इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव स्टार्ट किया है एट COP 28? ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ अभी जो अलायंसेस हो रहे हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बायोफ्यूल अलायंस, बिग कैट अलायंस, ग्लोबल सिटी अलायंस, वो सब इंडिया इनिशिएट कर रही है। Led by National Mission on Clean Ganga, highlight the India role in the sustainable river-centric development. Cover 275 plus global river city in 11 country. तो पहले जो रिवर सिटी अलायंस जो स्कीम थी गवर्नमेंट को, जिसे नेशनल लेवल पे थी, रिवर सिटी अलायंस नेशनल लेवल पे, जैसे क्या यमुना नदी और दिल्ली में है, गंगा वाराणसी है, कानपुर है, बहुत सारे सिटीज में गंगा पटना वगैरह होते हुए जा रही। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस टू प्रिजर्व द गंगा रिवर एंड वाटर को क्या 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 ट्रीट किया जा सकता है, कितना क्लीन रखा जा सकता है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोग क्या करेंगे उसमें, एडॉप्शन एंड कोलैबोरेशन।
दैट रिवर सिटी अलायंस स्कीम जो नेशनल लेवल पे था उसको हम इंटरनेशनल फेज देने की कोशिश किए हैं कि वर्ल्ड वाइड कहीं भी बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर चल रही हैं टू सेफ गार्ड द रिवर, देन वी शुड अडॉप्ट एंड कोलैबोरेट विद दैट कंट्री दैट सिटी टू मेक क्लीन रिवर. ओके. जी, GCI ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडिया फॉर ग्रोथ प्लेटफॉर्म टू इनोवेटिव एनवायरमेंटल प्रोग्राम. इनोवेशन की बात हुई, R&D की बात हुई. Priority include the water conservation, afforestation, incentivizing environmental activity for corporation. ठीक है. तो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस. ठीक है, एक पेज में समरी देख लेते हैं. द मेन डिमांड क्या है? ऑपरेशनलाइज द लॉस एंड डैमेज फंड. ऑलरेडी हम इसको देख लिए हैं. इंपावर करेंगे सैंटियागो नेटवर्क टू ऑपरेट विद एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्स एंड विद द इंडिपेंडेंट सेक्रेटरिएट होस्टेड within institution offering a wide range of skill for its implementation to support the country facing climate-related setback access technical assistance. रियलिस्टिक न्यू क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल. 100 बिलियन प्लेज फेल हो गया है तो उसको रियलिस्टिक बनाना है. इतना बनाओ कि जितना लोग दे सके. इंक्लूड लॉस एंड डैमेज इन ग्लोबल स्टॉक टेक. स्टॉक टेक के अंदर, GST के अंदर. स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन. नेशनल एडेप्टेशन प्लान जैसे इंडिया के अंदर है क्लाइमेट एडेप्टेशन जो 2008 का स्कीम है वही है, वैसा ही हर कंट्री को लेना है. बूस्ट पार्टिसिपेशन वाया एस एक्शन फॉर क्लाइमेट इन्वायरमेंट. वी वांट यूथ रिप्रेजेंटेशन स्पेशली व्हेन कम टू लॉस एंड डैमेज. एम्पावर एवरीवन टू एक्ट क्लाइमेट चेंज थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड एंगेजमेंट. Prioritize the transparency in climate action. Detailed loss and damage report should be mandatory for every nation. Ensure carbon market respect for environment. Emission trading under the Article 6 should prioritize our planet well-being, also opportunity to support and loss and damage initiative. Push for the just transition. As we move toward the sustainable future, we must fair for all. We need to clear definition, ensuring vulnerable nations are supported. Uphold the inclusivity. Loss and damage decision on action should uh, include the perspective from the youth, children, women, and marginalized group. ठीक है, तो ये COP21 COP28 का डिमांड था. होप इट्स क्लियर फॉर योर एग्जाम पर्पस. इट्स वेरी लेस टाइम फॉर एग्जाम. एक ब्रीफ आउटवे है. ठीक है. और नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल बायोफ्यूल एनालिसिस. वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस. ठीक है. मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है. G20 की प्रेसिडेंसी में इसको लॉन्च किया गया है टू एम टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सस्टेनेबल बायोफ्यूल worldwide, contributing to energy security, climate change mitigation and economic growth. ठीक है. तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में बायोफ्यूल क्या होता है, बायोफ्यूल के अंदर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं. तो क्या बायोफ्यूल क्या होता है? एक दो दो होता है. एक होता है बायोडीजल, एक होता है इथेनॉल. ठीक है. तो बेसिकली हम जो अगर ऑयल यूज कर रहे हैं, पेट्रोल या डीजल, उस पे हम लोग मिक्स करते हैं बायोडीजल, कार्बन, इथेनॉल. तो बायो इथेनॉल बेसिकली पेट्रोल में मिक्स करते हैं. तो इसका टारगेट है कि 20% मिक्स करेंगे बाय 2025. इसका टारगेट है 5% मिक्स करेंगे बाय 2030. ओके. ठीक है. इसमें टारगेट तो ठीक है कितना मिक्स करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें जब कार्बन में जो हम पेट्रोल में अगर इथेनॉल बेस्ड बायोफ्यूल यूज करेंगे तो उसमें कोरोसिव की प्रॉब्लम आती है, जंग लगने की प्रॉब्लम आती है. तो फ्लेक्स फ्यूल जब यूज करते हैं तो हमारे लिए फ्लेक्स इंजन भी चाहिए. तो अपग्रेडेशन इन द इंजन, जो हम बेसिकली इंजन यूज करते हैं गाड़ियों में, उसको हमको इथेनॉल इथेनॉल में उसमें यूज हो पाए, इसलिए हमें वैसा इंजन चाहिए, तो उसको फ्लेक्स इंजन बोलते हैं. ओके. तो इंडिया ऑलरेडी अचीव 10% ऑफ इट्स टारगेट. 10% इंडिया अचीव कर चुका है.
मिक्सिंग का, इथेनॉल मिक्सिंग का। ठीक है, तो ऑलरेडी 10.5 ईयर्स तो जा चुके हैं ऊपर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड G20 में प्रपोज किए थे, और गवर्नमेंट जो दिल्ली में हुआ था कि ग्लोबल बायोस्फीयर अलायंस बनाते हैं। अभी के दिन में ब्राजील जो ऑन द टॉप है, अराउंड इसके पास 27% इथेनॉल बेस्ड मिक्सिंग होता है। इंडिया, ब्राजील जैसे सब ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री है ना, जो जिन्होंने मिलकर ग्लोबल बायोस्फीयर अलायंस को प्रपोज किया है। इसका गोल देखिए वही सब होगा, यूज ऑफ सस्टेनेबल बायोस्फीयर इन डिफरेंट सेक्टर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन एंड इंडस्ट्री। Global biosphere trade by streamlining, regulator and fostering cross-border collaboration. तो क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन को फोस्टर करना है। डेवलप कैपेसिटी एंड एक्सपर्टीज इन बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, particularly in developing country. Suppose research and development of advanced biofuel technology. Enhance collaboration between government, industry, academia, and other stakeholders. Purpose क्या है? The GBA has multifaceted purpose. Its overarching aim is to create viable and sustainable alternative to fossil fuel by addressing the some of the key challenges. ठीक है, क्लाइमेट चेंज है उसमें की challenges में। बायोफ्यूल ऑफर significant opportunity to reduce greenhouse gas emission compared to fossil fuel. तो इसमें मतलब जब बायोफ्यूल यूज करते हैं कंपेयर टू फॉसिल फ्यूल, तो इसमें जो एमिशन होता है, कार्बन एमिशन कम होता है। दूसरा जो सबसे मेजर कंसर्न, एनर्जी सिक्योरिटी। By promoting diversification and reliance on the renewable sources like biofuel, GBA aim to enhance energy security, especially for country with limited oil reserve. India के लिए beneficial होगा क्योंकि India is dependent on the oil import. Economic growth. The biofuel industry can create a new job, boost the rural economy, and drive innovation, stimulating economic development. Air quality. The certain biofuel have the potential to improve the air quality compared to fossil fuel, contributing to public health benefit. तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी बेनिफिट और भी है, ग्लोबल अप्रोच है, और टुगेदर डिफरेंट स्टेक होल्डर फ्रॉम द वेरियस कंट्री फॉस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल है। अलायंस एम्फसाइज करेगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग द सस्टेनेबल बायोफ्यूल that prioritize the environmental consideration and avoid negative impact like deforestation. Technology advancement. By supporting research and development, GBA aim to accelerate the development of next generation biofuel with a high efficiency and low environmental footprint. Inclusive growth होगा. Building capacity to and expertise in the developing country ensure equitable access and benefit of biofuel technology. Okay. ठीक है, अब कुछ कुछ challenges है apart from the benefits. So I have some challenges. एक सस्टेनेबिलिटी क्या है, डिफाइन करना है। इंश्योर ऑल बायोफ्यूल विद इन द अलायंस अडहेयर टू द सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड, रिमेन a complex issue requiring a robust and transparent monitoring mechanism. The second is cost competitiveness. Compared to fossil fuel, the biofuel are often more expensive. ठीक है, तो expensive होगा। The GBA need to address the affordability barrier to promote the wider adoption. The third and the most important is the food security. Since the beginning, everyone has problem with the food security. There is a war going on in the Ukraine and Russia. At the same time, Israel Palestine. So there is a problem of food security worldwide. So if we are diverting our food material, अगर कोई फूड मटेरियल हम डाइवर्ट कर रहे हैं, जैसे ग्रेन्स है, आटा चावल, ये गेहूं वगैरह ये सब है, तो देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी. Okay. Concern exists about the potential conflict between the biofuel production and food security, particularly in developing countries. Careful planning and land management is crucial to avoid the negative impact. Overall, क्या global biofuel alliance represent करता है significant step toward more sustainable, secure energy future by leveraging the international cooperation, technological advancement, and focus on sustainability.
GV has the potential to make substantial impact on climate change, mitigation, energy security and economic development. ठीक है। तो इनिशिएटिव मेंबर में अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना ब्राजील एक तो हो गया कॉन्टिनेंट। बांग्लादेश, इंडिया पड़ोसी पड़ोसी। मॉरिशस हो गया, यूएई हो गया, यूएसए हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इटली। ठीक है। ऑब्जर्व कनाडा एंड सिंगापुर। अबाउट द बायोस्फीयर में आपको पता ही बायोस्फीयर क्या होता है। एनवायरमेंट, सिग्निफिकेंस, ये सब भी आपको पता है। सिग्निफिकेंस ऑफ द बायोस्फीयर में एनवायरमेंट फ्रेंडली है, एनर्जी सिक्योरिटी है, रिन्यूएबल नेचर है, रूरल डेवलपमेंट होगा, वेस्ट यूटिलाइजेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेस्ट यूटिलाइजेशन, प्रोड्यूस फ्रॉम द वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल, रिड्यूसिंग वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम एंड प्रमोटिंग द सर्कुलर इकोनॉमी। एनर्जी ट्रांजिशन होगा, critical for transitioning toward the renewable and sustainable energy source। ठीक है। बायोफ्यूल कैसे कैसे होते हैं। एक होता है इथेनॉल, जिससे हम बेसिकली पेट्रोल में मिक्स करते हैं। कॉमनली मेड फ्रॉम द कॉर्न, सुगर केन प्लांट मटेरियल रिच इन सुगर स्टार्च यूज्ड फॉर इथेनॉल गैसोलीन ब्लेंड। गैसोलीन पेट्रोल को बोलते हैं। बायोडीजल प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल, एनिमल फैट, रिसाइक्लिंग कुकिंग ऑयल, सर्विंग डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लेंड फॉर डीजल फ्यूल। बायोगैस generated through the anaerobic digestion of organic waste material, primarily methane and electricity generation, natural gas substitution. Biojet, designed for aviation, produce from the feedstock like algae, jatropha, non-food crops। ठीक है। तो जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, जो फूड क्रॉप से बनता है उसे फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। जैसे सुगर केन हो गया, कॉर्न हो गया, व्हीट हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया। तो इसमें क्या होता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपकी फूड सिक्योरिटी की। ठीक है। सेकेंड जनरेशन में क्या है, आपका बायोमास फ्रॉम एग्रीकल्चर वेस्ट, इट्स वेरी यूजफुल। इसमें एग्रीकल्चर वेस्ट से हमें यूज कर रहे हैं। नॉन फूड फीड स्टॉक लाइक कॉर्न स्टोरेज। तो फर्स्ट जनरेशन में हम फूड एंड बेसिकली फूड आइटम्स यूज करते थे, तो एनर्जी से फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। सेकेंड में क्या हुआ कि हम वेस्ट मटेरियल यूज करने लगे। एंड थर्ड जनरेशन में क्या है, वी आर यूजिंग फ्रॉम द एल्गी। एल्गी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उससे हम लोग कर लेंगे। फोर्थ जनरेशन में आपका जीएम क्रॉप, स्पेसिफिक क्रॉप इन्वॉल्विंग सिंथेटिक बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जीएम क्रॉप के लिए बाकी काफी इशू चल रहा है कि हम लोग कंजम्पशन के लिए, खाने के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि अभी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं। बट दैट कैन बी यूज इन द जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल, जो आपका बायोफ्यूल्स है उसमें। चैलेंजेस इन बायोफ्यूल एडप्शन, क्या चैलेंजेस है। लैंड यूज एंड फूड सिक्योरिटी, बायो सिक्योरिटी इम्पैक्ट, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट, वाटर यूज एंड पॉल्यूशन, इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। वाटर यूज एंड पॉल्यूशन, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो क्रॉप्स होते हैं वाटर इंटेंसिव, जैसे राइस हुआ, शुगर केन हुआ, तो वाटर इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है। एनर्जी बैलेंस, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, वायबिलिटी एंड सीजनेबिलिटी, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो आपका ग्लोबल बायोस्फीयर का टॉपिक हो गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और COP 28, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, अभी ये न्यूज में क्यों था। कई रीजन है अभी न्यूज में होने का। एक तो है कि सेंटर ने मर्ज किया प्रोजेक्ट टाइगर को प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ विदाउट एनी डिस्कशन। एक्सपर्ट डिमांड पीएम इंटरवेंशन, 50 ईयर प्रोजेक्ट टाइगर हो गया है। हाउ द प्रोग्राम सेव द इंडियन टाइगर। ठीक है, 73 से 23 तक 50 ईयर हो गया है। अभी रिसेंटली कंक्लूडेड द स्नो लेपर्ड सेंसस, IUCN में। 2023 में 50 ईयर हो गया है। 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 50 ई
इसका वर्नरेबल स्टेटस है। अब इसका जो पॉपुलेशन है 718 है, स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो लेट्स सी अबाउट द टाइगर। तो टाइगर पॉपुलेशन is 3682 इन 2022। 1973 में जब स्टार्ट किए थे काफी कम हो गया था। The Madhya Pradesh the highest number tiger is 5785, Karnataka second 563, and third Uttarakhand. विजय with the highest tiger population, जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में कंसंट्रेटेड एक जगह सबसे ज्यादा है, बंदीपुर कर्नाटका में है, नागरहोल कर्नाटक, बांधवगढ़ एमपी, दुधवा यूपी। फिफ्थ नंबर है उत्तर प्रदेश दुधवा। ठीक है, दो 1973 में लॉन्च हुआ था, पायनियर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव इन इंडिया, प्राइमरी फोकस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स and their habitats. A response to the declining tiger population due to poaching, habitat loss, and human rights conflict. The same thing will be in the Project Elephant also. Objective क्या था? In surviving and thriving the Bengal tiger in their natural habitat. सुंदरवन बनाया गया था टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क, contribute to biodiversity conservation and maintain ecological balance. Enhance culture and ecotourism while we associated with the tiger. Implementation strategy क्या है? Identification, demarcation of tiger reserve across the country. Strict wildlife protection measure with the designated reserve, eco-development initiative to mitigate the human-wildlife conflict, ongoing monitoring and research to assess the tiger population and habitats, international cooperation for the global approach to wildlife conservation. Success and outcome. Increase the tiger population in some reserve. Preservation and restoration of critical tiger habitat, community involvement and support of conservation effort. Enhance 80 anti-poaching measures and technology integration. Ecological development initiative to balance conservation and local community need. Challenges क्या है? वही है, habitat loss है, fragmentation due to the human activity, human wildlife conflict leading to habitat encroachment, persistent threat from the poaching and illegal wildlife trade, impact on climate change and tiger habitat, limited financial resource and inadequate infrastructure. बहुत सारे चैलेंजेस आप ऐड कर सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड कनेक्टिविटी होता है तो जो रूट होता है, रोड इज डाइवर्टेड तो उसकी वजह से डेथ हो जाता है। अभी हम बना रहे हैं केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, रिवर, उसमें दौधन डैम बन रहा है, तो उसमें ये कंसर्न है कि पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर जो है, पन्ना टाइगर रिजर्व विल बी फ्लडेड ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम द केन टू बेतवा रिवर। ठीक है, देयर आर सो मेनी इशूज हैं, जो चैलेंजेस आप इसमें लिख सकते हैं। सिग्निफिकेंस, preserve the biodiversity and maintain the ecological balance, protect the culture and ecotourism value and associated with the tiger, contribute to global conservation effort, mitigate the impact of climate change, and ensure the sustainability and success of project. अब रिसेंटली एक और आया था न्यूज में कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इसमें टाइगर टॉपिक में लिख सकते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है। उसमें चार पांच जो लेपर्ड है, टाइगर है, लायन है, बाकी जो चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल एंड ग्लोबली अलायंस बनाया जा रहा है, तो उसको नाम दिया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। Ongoing continuous adaptation of strategy to address the emerging challenge, improve the anti-poaching measures, increase patrolling, community engagement and awareness program, international cooperation for knowledge sharing and best practices, research and monitoring inform conservation strategy. Flagship initiative है wildlife conservation के लिए, summarizing the India commitment to preserving endangered species and their habitat. Despite challenges, its success ongoing effort underscore the importance of sustained collaborative conservation initiative, long-term survival of Bengal tiger and ecological health and their habitats. ठीक है,
ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर था। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट, crucial initiative launched by the government of India in 1992 to ensure the long-term survival of Asian elephant in their natural habitat। तो आप अगर पढ़िएगा तो सेम ऑब्जेक्टिव होगा, जैसे प्रोटेक्शन वगैरह होगा, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट मिटिगेशन है, एलिफेंट एंड हैबिटेट प्रोटेक्शन, कैप्टिव एलिफेंट वेलफेयर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सेम चीजें उसमें भी होगा। जो भी एनिमल कंजर्वेशन प्रोग्राम है मोस्ट ऑफ द जो टाइप चैलेंजेस होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सिमिलर होगा। फोकस ऑन कॉरिडोर एंटी पोजिंग एफर्ट, टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट, significant biodiversity conservation, ecological benefit, cultural heritage, challenges है habitat fragmentation, human animal elephant conflict, poaching and illegal trade. It will be similar. Let's take a break for 5 minutes. Next topic, National Green Hydrogen Mission. Okay. Objective क्या है? Make the India global hub for green hydrogen production, uses and export contributing to energy transition and आत्मनिर्भर भारत। ठीक है। तो जस्ट ट्रांजिशन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, जो भी है सस्टेनेबल एनर्जी एसडीजी जो आपको लिखना है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में अंदर लिख सकते हैं। इसका टारगेट क्या है? डेवलप एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय 2030 alongside adding about the 125 gigawatt of the renewable energy capacity। okay, benefit क्या? reduce dependence on the fossil fuel import by over 1 lakh crore, abate nearly 50 metric ton of annual greenhouse gas emission। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जनरेट 8 लाख करोड़ ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट 6 lakh जॉब, क्रिएट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव, decarbonize the industry, mobility and energy sector, develop the indigenous manufacturing capability and electrolyzer and other related technology। की कंपोनेंट क्या है? ठीक है, साइट स्कीम है, पुराना है। स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम क्या करता है? प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेवलपिंग प्राइवेट प्रोजेक्ट। डिमांड क्रिएशन, फोकस ऑन डेवलपिंग domestic and export market for the green hydrogen and derivatives such as ammonia and methanol। ठीक है, अमोनिया मिथनॉल के लिए भी यूजफुल है। R&D सपोर्ट एडवांसमेंट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट encourage the building efficient hydrogen transportation and distribution network including pipeline, tanker and storage facility। ठीक है, जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ था। इनिशियल जो आउटवे 20,000 करोड़ के आसपास अप्रोक्सीमेट है। Several private projects underway in the various sector including the steel है, refinery है, fertilizer production है। The mission is expected to attract the significant investment and create a thriving green hydrogen ecosystem in India। Overall, green hydrogen mission is critical initiative for India clean energy transition and long-term climate goal। By successful implementation mission, India can become a leader in global green hydrogen market and contribute significantly to reduce the greenhouse gas emission। ठीक है, तो बेसिकली ग्रीन हाउस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का क्या पर्पस है कि हम हाइड्रोजन से गाड़ियां चला सकें और 5 मिलियन मेट्रिक टन आपका एनुअल प्रोडक्शन बाय 2030 होना चाहिए। 50 मेट्रिक टन ऑफ एनुअल जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रिडक्शन करेगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बेस अगर हम गैस की बेसिस पे हम गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल कोई और, अभी लॉन्च भी किया था टोयोटा ने कुछ दिन पहले, मतलब अपने नितिन गडकरी जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट में, उन्होंने गाड़ी लॉन्च किया था जो हाइड्रोजन बेस्ड व्हीकल थी। ठीक है, तो उससे कार्बन एमिशन कम होगा और रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल। क्या टारगेट है 2030 तक? वही है 5 टन है, एमएमटी है। एसोसिएट जो है 125 गीगावाट का हम लोग क्या करेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी का एडिशन करेंगे। 8 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है। 6 लाख करोड़, 6 लाख जॉब देंगे। फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे 1 लाख करोड़ से। अबेटमेंट ऑफ 50
MMT ऑफ एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। 6 मेन पॉइंट्स है। ठीक है, वही टारगेट एक्सपेक्टेड आउटकम यहाँ पे है। साइट स्कीम है एंड सिप है, स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। GS2 is not commercially viable at present. Current cost in India around 350 to 400 per kg. National Hydrogen Energy Mission aim to bring it down to 100 per kg. ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? एक ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड ग्रीन इलेक्ट्रोलाइजर से प्रोडक्ट्स करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन होता है। ब्लू होता है जब नेचुरल गैस और से यूज करते हैं, बेसिकली ओशन वाटर में होता है। ग्रे नेचुरल गैस से होता है। ठीक है, तो ब्लू अगर वाटर से यूज करेंगे तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइजर देन ब्लू हाइड्रोजन होगा। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया है। वाटर सिक्योरिटी इन अदर वाटर रिलेटेड इशू। ठीक है, तो वाटर वाटर सबसे ज्यादा इशू न्यूज में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी बनाई गई है, दो मिनिस्ट्री को मर्ज करके। तो मोदी गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द वाटर कंजर्वेशन एफर्ट, हर चीज के ऊपर। पहले देखते हैं वाटर क्राइसिस क्या है। डिप्लीटिंग द ग्राउंड वाटर लेवल। ओवर 60% ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर, 85% डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, जो डिपेंड होता है ग्राउंड वाटर पे होता है। According to Niti Aayog report, 21 major cities expected to run out of the groundwater by 2020, affecting nearly 100 million people. तो ये तो श्योरिटी है कि जैसे वाटर लेवल का जो टेबल है वो डाउन होते जा रहा है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो हरियाणा पंजाब में जो या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो भी ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से प्रॉब्लम आई है कि वाटर का एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत गवर्नमेंट स्कीम निकाल रही है कि आप जो बेसिकली वाटर इंटेंसिव क्रॉप है उसको मत यूज कीजिए, जैसे डाइवर्जन आपको आप करना है। अनइक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, there is significant regional disparity in water availability, while some states have abundance, other face acute shortage। इस आपके यहाँ भी चल रहा है वाटर का डिस्प्यूट। फॉर इंस्टेंस एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी स्टेट लाइक पंजाब इज मच हायर देन स्टेट लाइक राजस्थान। अलार्मिंग ड्रॉप इन वाटर टेबल। ठीक है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है 2019 में around 1186 out of 688 assessed book block in water index critical and over exploited groundwater। एग्रीकल्चर कंज्यूम करता है 80% ऑफ द इंडिया टोटल वाटर रिसोर्स। इनएफिशिएंसी इन इरिगेशन प्रैक्टिस कंट्रीब्यूट टू वाटर वेस्टेज। चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न एंड शिफ्ट टू वाटर इंटेंसिव क्रॉप वर्सन द क्राइसिस। Dwindling water reservoir. Many major reservoir in India faces depletion. Water storage capacity of 91 major reservoir reported to be below 10-year average in 2019. Lower reservoir level impact irrigation, hydrogen generation, and water supply. High level water contamination. A significant portion of the water in India water source, including river, groundwater contamination with the pollutant in industrial effluent. The water quality index in several regions indicate poor quality, poisoning, health risk. Water health issue क्या? वाटर बॉर्न डिसीज प्रिवेंट ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेशन वाटर। डायरिया डिसीज है, बाकी और भी एल्यूमिनियम होगा पाएगा, बहुत सारा वाटर का इशू है। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है, अर्बन वाटर स्ट्रेस है। ठीक है, तो पहले सीवेज एंड वाटर सप्लाई का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इनफैक्ट दिल्ली में हमेशा ही आता है, दिल्ली चेन्नई बेंगलुरु में एक्यूट वाटर शॉर्टेज हो जाता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जल जीवन मिशन है। ठीक है, पाइप्ड वाटर है तो ऑल हाउस होल्ड बाय 2024। इकोनॉमिक अटल भूजल योजना फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? वाटर क्राइसिस इकोनॉमिक इम्पैक्ट अफेक्टिंग सेवरल सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टूरिज्म। इट पोजेस थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। Sustainable practice है, there is a growing recognition of the importance of water conservation and sustainable management practice। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, वाटर सेज डेवलपमेंट है, एफिशिएंट इरिगेशन मेथड आर बीइंग प्रमोटेड। ठीक है, वाटर क्राइसिस इंडिया जो प्रेजेंट इशू है, वाइड स्प्रेड इम्प्लीकेशन है। एड्रेसिंग द क्राइसिस रिक्वायर comprehensive and concrete effort involving efficient water management। ठीक है, लेट्स सी द गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है।
जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था। पाइप वाटर सप्लाई टू सभी ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय 2024, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी कम्युनिटी एनवायरनमेंट। भूजल योजना था, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्पेसिफिक प्रायोरिटी एरिया फेसिंग हाई एक्सप्लोटेशन। दो नए नए स्कीमें हैं। नेशनल वाटर मिशन था, पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, 2008 में जो आया था, फोकस ऑन सस्टेनेबल वाटर यूज एंड कंजर्वेशन, टारगेटिंग 20% ऑफ एफिशिएंसी इंक्रीज। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कंप्रेहेंसिव इरिगेशन स्कीम एमिंग टू एक्सपेंड द कल्टीवेबल एरिया, इंप्रूव द वाटर यूज एफिशिएंसी एंड प्रमोटिंग हर खेत को पानी। ठीक है, इसमें माइक्रो इरिगेशन का भी ऊपर फोकस किया गया है, जिसमें ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट launched to clean and regenerate the Gange river, involving the construction of sewage treatment plant and river development. स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन, प्राइमरी जो फोकस है सैनिटेशन, इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द वाटर कंजर्वेशन थ्रू द प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड पॉल्यूशन प्रिवेंशन। तो ये ओडीएफ प्लस प्लस में भी आ जाता है, जिसमें आपका टोटल इन टू इन मैनेजमेंट है, जिसमें प्रॉपर आपको मैनेज करना पड़ेगा। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम एम टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू रूरल हाउस होल्ड, focus on water quality monitoring, infrastructure development, and community awareness. पर ड्रॉप मोर कप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर है, इसमें वही ड्रिप एंड स्प्रिंकलर यूज करते हैं कि जितना ज्यादा वाटर को एफिशिएंट यूज करेगा उतना ज्यादा जो क्रॉप प्रोडक्शन है ज्यादा होगा। इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम एम टू रिस्टोर द इकोलॉजिकल बैलेंस थ्रू द वाटर से डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल लैंड यूज। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट aim to improve the extent, quality, and accessibility of water resource information, enhancing the institutional capacity for water management. National Mission for Clean Ganga, focus on pollution abatement, conservation, regeneration of Ganga River through the various project and awareness program. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सब state to ensure the holistic development of agriculture, emphasizing water use efficiency and sustainable practices. ठीक है, यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस का हुआ है 2023, न्यूयॉर्क सिटी में हुआ है। co-host क्या है, ताजिकिस्तान एंड नेदरलैंड। brought together world leaders, civil society, business leaders, young people, so scientists, academic and human system to address the global water crisis, uniting the world for water. Outcome important है, adoption of water action agenda, environmental commitment by the nation, stakeholder and achieve the SDG and their target related to water. तो SDG कौन सा है, clean water and sanitation. Clean water and sanitation of SDG is 6. Over 700 commitment pledged. The commitment range from investing in the water and sanitation infrastructure to improving the water governance and protecting water resource. A watershed moment for the water action. A turning point to grow effort to address the water crisis. Key commitment क्या, investing in water sanitation infrastructure. ठीक है, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे ओडीएफ प्लस वगैरह यूज करेंगे। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, इंप्रूविंग वाटर गवर्नेंस, strengthen the water institution and promote transparency and accountability. Protecting the water resource, country pledge to better manage their water resource and protect them from pollution and overuse. Significance क्या है, the water action agenda to potentially accelerate the progress toward achieving SDG 6 goal, call for ensure access of water and sanitation all by 2030. A conference held to raise the awareness of the global water crisis. It's brought together diverse group of stakeholders, discuss challenges, solutions. The commitment made at the conference could lead to the real change in the ground. तो जोहानसबर्ग सिटी वगैरह जो साउथ अफ्रीका 2-3 सिटी है वो ड्राई, बीके में ड्राई, देयर इज नो वाटर अवेलेबिलिटी। बैंगलोर में भी हुआ है, तो काफी ज्यादा इस चीज फोकस करना चाहिए
क्योंकि वी आर ऑलरेडी फेसिंग द वाटर शॉर्टेज। चैलेंजेस क्या है, फंडिंग का चैलेंजेस है किसमें, वाटर एक्शन एजेंडा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। दूसरा पॉलिटिकल विल है, पॉलिटिकल विल भी होना चाहिए। तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग है, लाइक द कैपेसिटी टू इफेक्टिव मैनेज द वाटर रिसोर्स। Despite the challenges, UN 2023 Water Conference was major step forward in the global effort to address the water crisis. The Water Action Agenda provide करता है roadmap for action, commitment made by the nation and stakeholder offer hope for the future where everyone access safe water and sanitation. ठीक है, फर्स्ट वाटर सेंसस रिलीज हुआ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा। टोटल नंबर ऑफ वाटर बॉडी है 24,24,540 across the country. West Bengal the most water bodies है 7.4547 लाख और सिक्किम द लिस्ट। तो वेस्ट बंगाल के ऊपर ही सिक्किम है, तो सिक्किम में सबसे कम है, बंगाल में सबसे कम ज्यादा है। साउथ 24 परगना जो बंगाल में है, वीरिंग डिस्ट्रिक्ट वाटर बॉडी पॉन्ड्स कंस्टिट्यूट करता है मेजोरिटी, फॉलोड बाय टैंक रिजर्वायर वाटर कंजम्पशन। इसकी मतलब कंजर्वेशन में महाराष्ट्र टॉप है, वाटर कंजर्वेशन में लीडरशिप में। 97% जो वाटर बॉडी जो का है वो गांव में पाया जाता है। 2% जो 2.9% जो अर्बन एरिया में पाया जाता है। इंक्रोचमेंट डेटा क्या है, 1.6% ऑफ द वाटर बॉडी वाज इंक्रोच्ड और 95.4% जो इंक्रोचमेंट इन रूरल एरिया, 4.6% जो है अर्बन एरिया में। A significant percentage of encroachment covered more than 75% of the water body area. Provide vital data for informed policy making on the ground on water resource management and conservation. Highlight the disparity between rural and urban area. Emphasize करता है need for the effective anti-encroachment measures. Baseline for future assessment. The collective data serves as the baseline for monitoring changes and progress in sustainable water management. ठीक है, तो एक मैप के थ्रू देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में फोर्थ नंबर पर उड़ीसा है आपका वाटर बॉडीज में। ठीक है, और कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इतना ही था वाटर बॉडी में। ठीक है, तो आपका जो क्लास म्यूटेड आ गया था रिकॉर्ड हो गया है, तो यू कैन वॉच। थैंक यू।